आज की क्लास में बोर्स लॉ हमने लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। बोर की सीमाएं क्या क्या थी। तो इनकी जो पहला पॉइंट निकल के आया था वो स्पेक्ट्रम को लेकर ही पॉइंट निकल के आया था कि एक स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनका जो बोर का जो सिद्धांत था वो केवल उन एटम्स के लिए, आयंस के लिए सुटेबल होता था, स्पेक्ट्रम के लिए सुटेबल होता था जिनमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, बेरिलियम 3 प्लस हो गया, इन सब में इलेक्ट्रॉन वन होंगे। तो बोर का जो सिद्धांत था, बोर के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान आयनों वाले जो आयन से जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं, आयंस बनाते हैं, उनके स्पेक्ट्रम को हम बोर मॉडल से समझ सकते हैं। लेकिन किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो एक तरह से ये जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा पॉइंट ये पता चला कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच की गई। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये पता चला कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो भी कुछ फाइन लाइन से बना हुआ है, सूक्ष्म रेखाओं से बनी हुई है। तो बोर का जो सिद्धांत था, जो सूक्ष्म रेखा जो थी, इनकी व्याख्या भी ये नहीं कर सका, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम किसने व्याख्या तो की, लेकिन जब स्पेक्ट्रम की भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच की गई तो देखा गया कि वो लाइनें भी जो हैं कुछ फाइन लाइन से मिलकर के, सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर के बनी है। अब ये सूक्ष्म रेखा कौन सी है इसकी ये व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये जीमान इफेक्ट को शो नहीं कर सकता, जीमान साइंटिस्ट नेम है। अब ये इफेक्ट होता क्या है, तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कुछ प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो कोई भी वस्तु है या कोई भी सब्सटेंस है जिससे एनर्जी इमिटेड हो रही थी, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, अगर उसे हम चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको रख देते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं। ठीक है, विभक्त हो जाती हैं। इसी को ही कहा जाता है जीमान इफेक्ट। अगर ये मान रहे हैं कि कोई पार्टिकल है या कोई सब्सटेंस है या कोई वस्तु है, उसे विकिरण हो रहा है, मतलब ऊर्जा का विकिरण हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा निकल रही है। अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, जो स्पेक्ट्रम की लाइन थी वो स्प्लिट हो जा रही थी। ठीक है, इसको कहा गया था जीमान इफेक्ट कहा गया था। ये जीमान इफेक्ट होता है। तो बोर ने ये बताया कि बोर ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही तीसरा पॉइंट यही रखा गया है कि जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाइजेनबर्ग क्या होता है वो भी आगे इसी कोर्स में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या इनकी लिमिटेशंस थी। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम के लिए पॉइंट दिया वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सुटेबल था। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं तो वो ये जो रूल था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के जो इन्होंने स्पेक्ट्रम देखा उसकी जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच की गई तो ये पाया गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये भी फाइन लाइन से मिलकर के बना होता है, लेकिन ये फाइन लाइंस किसकी हैं ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जीमान इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जीमान इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी वस्तु से ऊर्जा का विकिरण हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो उसकी स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाएंगी, विभक्त कर जाएंगी। ठीक है, इसे जीमान इफेक्ट कहते हैं। ऐसा हुआ क्यों, इसको ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये इनके लिमिटेशंस थी। ठीक है, अब इनके जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं, वो लोग आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। यही वो पॉइंट्स है जो आपको बताए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में इंग्लिश में लिख दिया गया है, हिंदी में आपको ओरली डिक्टेट किया गया है कि जो बोर मॉडल था वो किसके लिए सुटेबल हो रहा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए एप्लीकेबल था। बाकी अगर उसमें बहु इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनकी व्याख्या नहीं कर सका, उनकी व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है
कि कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मीन्स दूसरा पॉइंट ये बताया गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच से ये ज्ञात हुआ कि जो हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो सिंगल लाइनें मिल रही हैं वो फाइन लाइंस मतलब सूक्ष्म रेखाओं से बनी हुई हैं। ठीक है, इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा, जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया। जीमान इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं बताया। जीमान इफेक्ट हम आपको बताया कि जीमान इफेक्ट क्या होता है। जीमान इफेक्ट में क्या होता है, वो वस्तु जिससे ऊर्जा का विकिरण हो रहा है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी स्पेक्ट्रम की जो लाइन होती है वो स्प्लिट कर जाती है। इसी को जीमान इफेक्ट कहा गया। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये लिमिटेशंस है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से मॉडल हो गए? थॉमसन मॉडल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल हुआ, बोर मॉडल हो गया। अब कुछ एप्लीकेशंस की इसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स रूल। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है हमारा, रेडियाई ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स। तो कुछ फॉर्मूले इसमें आएंगे। तो रेडियाई का इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, R = n² h² अपॉन 4π² mz²। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें कुछ जो टॉपिक इसमें जो लिए गए हैं, इसमें जो n है, n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, h क्या है? h है हमारा प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये जो पाई की तो वैल्यू हमको पता है। इसमें पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू हमारी 22/7 रखेंगे। और यहाँ पर E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और Z जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। तो अगर ये कुछ वैल्यू अगर इसमें हम रख करके R की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो R = हमारा क्या हो जाएगा? N इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, तो 1² × 6.625 × 10⁻27² प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन 4 22/7 स्क्वायर इंटू m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम में लिया गया था। इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर जो होगा इसमें 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.803 × 10⁻10 ESU में लिया गया है ये। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू अगर हम इसमें उठा करके इसको हम ईज़िली सॉल्व कर दें तो हमारी जो इसमें जो रेडियस इसकी निकल करके आएगी, रेडियस आएगी इसकी 0.529 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू याद रखिएगा आप लोग भी। एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लें इसको, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम मानते हैं ये हमारी नॉर्मली 1 ऑर्बिट के लिए निकला था। ठीक है, अगर यहाँ पर हम नॉर्मली n ऑर्बिट की रेडियस देखें तो पॉइंट क्या हो जाएगा? इतना पॉइंट सेम रहेगा 0.529। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट है n हो जाएगा इंटू n²। तो ये हमारा क्या हो गया? रेडियस का फॉर्मूला हो गया n ऑर्बिट के लिए। अगर n = 2 होगा तो यहाँ पर नॉर्मली 2 रख लेंगे। ठीक है, 3 होगा तो हम यहाँ पे 3 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या रूल लगेगा? एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? n ऑर्बिट के लिए E = 2π² mz² e⁴ अपॉन -n² h²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा
एनर्जी के लिए, ऑर्बिट की एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि n इज़ टू, जैसे मान लो हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई एन इज़ टू E1 हो जाएगा। जब हमने n को, जैसे यहाँ पे हमने कहाँ गया, यहाँ पे हमने 1 लिया था, अगर n लिया था तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, सेम फॉर्मूला रहा था, n हो गया था। तो n के लिए नॉर्मल अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर पॉइंट e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें अगर आप पीछे कितना वैल्यू रख करके सब सॉल्व करेंगे तो e की जो वैल्यू निकल के आएगी, e की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अर्ग ग्राम मोल में। इसी को अगर हम जूल में लिखेंगे तो E1 इज इक्वल टू माइनस 2.179 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, तो इसी पे कुछ फॉर्मूले और हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये स्पेक्ट्रम के ही टर्म है, कैसे यूज़ होंगे अभी हम आगे बताएंगे। तो हम मानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को H2, ये गैस है, जब हम हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन एटम में हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में। तो जब ये हाइड्रोजन एटम में चेंज होगा तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स है, तो होगा क्या, जब ये हीट करने पर ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने पर क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जो एनर्जी इसने ली है वो एनर्जी क्या करेगा, ये वापस निकाल देगा, वो एनर्जी वो वापस निकाल देगा और वापस अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। तो हमने पीछे बताया था कि ये जो एनर्जी होती है ये कितने, ये जो समय, ये टाइम होता है कितने टाइम्स के लिए होता है, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा और फिर वही एनर्जी इमिटेड कर देगा, वापस निकालेगा और वापस अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन होती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितने समय के लिए नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए। कुछ बुकों में 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए लिखा हुआ। तो पहले ये इसको हीट किया, हीट करने पर क्या हुआ, इसने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके ग्राउंड स्टेज से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेज, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेज। ये हो जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेज, हिंदी में कहेंगे इसको आघात अवस्था, और ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था हिंदी में कहते हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये हमारी इनिशियल ऑर्बिट है, आई से शो कर रहे हैं, और ये हमारी फाइनल ऑर्बिट है, एफ से शो करेंगे। ठीक है, तो हम जब ये एनर्जी, पहली बार जब जो एनर्जी लेगा उसके जब ये एनर्जी इमिटेड करेगा तो वो एनर्जी होगी किस तरह की, E इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। माइनस मतलब इमिटेड कर रहा है, निकाल रहा है। तो अब इसमें हम छोटा सा एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन देखते हैं। तो इतना पॉइंट समझ में आया, जब हम हाइड्रोजन को हीट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे तो अपने एटम में स्प्लिट होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे,
एब्जॉर्ब करेंगे और अपना ऑर्बिट छोड़ करके नेक्स्ट ऑर्बिट में चलेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे 10⁻⁸ सेकंड के लिए। फिर जो एनर्जी ली है वो एनर्जी को वापस निकालेंगे और अपनी ग्राउंड स्टेट में वो वापस आ जाते हैं। तो ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम जो एनर्जी में जो चेंज होगा, एनर्जी में चेंज क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा E = E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो यही हमारा चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा E = फाइनल के लिए यही इक्वेशन क्या बनेगी, -RH अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस, ये माइनस है माइनस लगाया, RH अपॉन n इनिशियल स्क्वायर। ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को अगर हम ओपन कर लें तो ओपन करने पर क्या मिलेगा, डेल्टा E = -RH अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस RH n इनिशियल स्क्वायर। RH को कॉमन ले लें तो डेल्टा E = RH हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे हमारा बच गया 1 अपॉन इनिशियल माइनस फाइनल, ये हमारा बचा है। यहाँ पर हम RH की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो RH की वैल्यू रखने पर हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा E = 2.18 × 10⁻⁻18 जूल 1 अपॉन इनिशियल फाइनल। ठीक है, हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा E = h न्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू = डेल्टा E अपॉन h लिख सकते हैं। ये यहाँ से क्या करें, ये जो डेल्टा E की जो वैल्यू आई है, डेल्टा E है, इसकी जो वैल्यू आई, इस पूरी वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, यहीं पर हम पुट कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा RH अपॉन H 1 अपॉन n इनिशियल n फाइनल। ये n है, हम n जो है ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, n1 n2 n3, ये पीछे बताया था। इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना है। इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R और H की वैल्यू रखेंगे। न्यू = R की वैल्यू पता है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ ये बचेगा हमारा इनिशियल फाइनल। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन जो हमको मिलेगी, न्यू = 3.29 × 10⁻15। ठीक, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स 1 अपॉन n इनिशियल फाइनल। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम शो करते हैं वेव नंबर V बार। V बार = वेव नंबर कहते हैं न्यू अपॉन C। तो ये पूरी वैल्यू उठा करके अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या निकलेगी, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसकी 3.29 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स 1 अपॉन इनिशियल 1 अपॉन फाइनल। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन आएगी V बार = 1.09677 10⁻⁻7 1 अपॉन फाइनल इनिशियल
फाइनल। ये हमारे क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, ठीक है। और ये आएगी किस में, मीटर इनवर्स में। कैसे, जो ये अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये यहाँ पे मीटर बचा था तो ऊपर चला जाएगा मीटर इनवर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू निकली है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए डेरिवेशन होगा, ठीक है। अब इसमें दो केस निकल के आता है। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा जाए, अगर n फाइनल इज ग्रेटर देन n इनिशियल, अगर ये है तो जो डेल्टा E होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मीन्स जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी। और केस सेकंड इसी का अपोजिट हो जाएगा। केस सेकंड क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा कि अगर इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल तो डेल्टा E निगेटिव आएगा, रिलीज्ड एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स आपको इसी तरह इसका बनाना है। अब जो इसमें ये ऊपर एक चार्ट दिया गया, इसके बाद ये चार्ट बनेगा। जो हमारे स्पेक्ट्रम होंगे वो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट फोन, हिंदी में भी यही कहेंगे। तो इसमें हमारा n1 की वैल्यू, ऑर्बिट 1 की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2 हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। इसकी जो लाइट होगी वो कैसे होगी, अल्ट्रा वायलेट, इसमें विजिबल, नियर इंफ्रारेड, फॉर इंफ्रारेड। तो अगर यही रूल हम उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये रूल क्या होगा, इसमें यही पॉइंट अगर लगाएंगे तो अगर हम लाइमन के लिए देखें, लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन में क्या बनेगा, 1/λ इच इज, और जो हमने वेव नंबर लिखा था, वेव नंबर ही हमारा 1/λ होता है। इसे तरंग की संख्या कहते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये, इसी को इज इक्वल टू में यहाँ पे लिख सकते हैं 1/λ तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर अगर इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n ग्रेटर देन 1। मीन्स यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो नेक्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो 1 से ऊपर ही, इलेक्ट्रॉन 1 से ऊपर में ही मूव करेगा। तो ये हमारा किस में जाएगा, लाइमन सीरीज में जाएगा। n इक्वल टू 1 है। अगर हम इसको इसी तरह देखें बाल्मर सीरीज में, ये पॉइंट क्या निकलेगा, तो 1/λ इज इक्वल टू RH। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो बाल्मर के लिए, सॉरी n2 की वैल्यू कह रहे हैं, n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बाल्मर के लिए, n1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, और n2 क्या होगा 2 से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 2 स्क्वायर माइनस 1/n2। यहाँ पर n क्या होगा, ग्रेटर देन 2 के बाद 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आप लोग पास्चन, ब्रैकेट और फुंड के लिए ये रूल अपने आप निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बोरबरी रूल बताएंगे। बोरबरी रूल आप लोगों ने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18, 32। तो इस रूल से कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आप सीख जाते हैं तो कोई कंपाउंड कैसे बनता है, मतलब किसी कंपाउंड में कोई आयनिक कंपाउंड है उसके ऊपर कितने प्लस होते हैं कितने माइनस होते हैं, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
किसी को कंपाउंड कौन हमारा मेटल नॉन मेटल है ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये रूल छोटा सा रूल है, लेकिन अगर ये रूल आ जाता है तो हम कई कंपाउंड्स को खुद बना सकते हैं। जैसे मान लो हमसे कह दिया गया सोडियम क्लोराइड कह दिया गया, एल्युमिनियम सल्फेट कह दिया गया, या कैल्शियम कार्बाइड कह दिया गया, कैल्शियम क्लोराइड कह दिया गया। तो अगर ये रूल हमको पता है तो इस रूल से इन कंपाउंड को भी बनाया जा सकता है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।